वो कहते थे दुनिया 2036 में खत्म हो जाएगी। साल 2036, जहां अब तक पृथ्वी एक टी वायरस के कारण तबाह हो चुकी है। अब कोई सरकारें नहीं बची, कोई सोसाइटी नहीं बची। वही अब तो इंसान भी सिर्फ 1% ही नॉर्मल बचे हैं और उनके अलावा लगभग 6 बिलियन इंसानों का उस टी वायरस से परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। यानी कि अब वे सिर्फ चलती फिरती लाशें ही बची थी, जो कि सिर्फ दूसरे इंसानों को स्मेल कर उन्हें खा जाते हैं, जिन्हें की वैज्ञानिकों द्वारा जीरो नाम दिया गया, क्योंकि उन्हें मांस खाने के अलावा और कोई सेंस ही नहीं है कि वे हैं कौन। तो बाकी के 1% जिंदा बचे हुए इंसान उन्हीं से बचते हुए फिर रहे हैं और अब उन्होंने जगह जगह पर अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बसा लिए हैं। अब इन्हीं में से एक सर्वाइवर जेड भी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रुप की एक वैज्ञानिक है। दरअसल ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी तक भी इन जीरोस पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वे इस वायरस का इलाज ढूंढ इन जीरोस को कंट्रोल कर सके, ताकि वे बाकी इंसानों पर हमला ना करें। तो आज भी जेड अपने प्लान के अनुसार जीरोस पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि क्या समय के साथ उनमें कोई एवोल्यूशन आया भी है या वे पहले जैसे वोलेंट ही हैं। वहीं उसके पास उसके पति अर्जुन का फोन भी आता है, जो कि अभी शिप पर ही रहकर उसकी बेटी की केयर करता है और वो वही लैब में रिसर्चर है। तो अपनी फैमिली से बात करने के बाद जेड एक खास परफ्यूम को खुद से लगा लेती है, ताकि जीरोस उसे स्मेल ना कर सके, और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा को सेट कर अब वो एक रैबिट पर थोड़ा खून लगा उसे जीरोस के बीच भेज देती है। और जैसा कि उसने सोचा ही था, अब जीरोस उस खून को स्मेल कर रैबिट के पीछे भाग रहे थे। वही जेड नोटिस भी करती है कि उनमें अभी तक भी कोई इवॉल्वमेंट नहीं आई थी और वे तो पहले जैसे सिर्फ खून के पीछे भाग रहे हैं। तो अब वो वापिस से जाने लगती है कि तभी गलती से अब उसके हाथ पर भी एक कट लग ही जाता है और वहाँ मौजूद जीरो सब उसे स्मेल कर उसका पीछा करने लगते हैं। वही उनकी संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी और जेड समझ जाती है कि ऐसे तो वो इनसे बच नहीं पाएगी। तो वो अब सिक्योरिटी प्लान का इस्तेमाल कर और खुद एक सेफ जोन में आ बाकी सारे ही जीरोस को वहीं जलाने लगती है। और अब सबके मर जाने के बाद जब उसे लग ही रहा था कि अब तो वो बिल्कुल सेफ है, कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो बड़ा जीव जमीन के अंदर से उसी की ओर आ रहा है। और ये तो एक कैटरपिलर था, जो कि उसी वायरस से म्यूटेट हो गया। जहां जेड की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे पकड़ ही लेता है। साथ ही वो उसे मारने भी वाला था कि आखिरी वक्त पर 3 अनजान सोल्जर्स आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं और फाइनली कुछ ही देर में वो गिर पड़ा था। वही वे बेहोश पड़ी जेड को चेक करने पर उसके हाथ पर बने टैटू को देख हैरान रह जाते हैं, जिस टैटू का मतलब था कि जेड उस वायरस के इनिशियल आउटब्रेक की एक सर्वाइवर थी। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी 14 वर्ष पहले साल 2022 में जाती है, जहां की एक कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक नई सिटी बनाई, जिसे कि रकून सिटी नाम दिया गया। दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया के लगभग सारे ही देश दवाइयों के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। यानी कि एक तरह से ये कंपनी पूरी ही दुनिया को फाइनेंशियली कंट्रोल कर रही है और इसलिए ही अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने अफ्रीका में ये बड़ी लैब के साथ साथ यहाँ खुद की एक नई रकून सिटी भी बना ली है, जहाँ की सिर्फ इस कंपनी के वर्कर ही रहने वाले थे। वहीं ये कंपनी अपनी लैब्स के अंदर अलग अलग जीवों पर घातक एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ताकि वे नई नई मेडिसिन बना सके। अब आज इसी कंपनी का एक वैज्ञानिक एल्बर्ट अपनी 2 बेटियों जेड और बिल के साथ इस नई रकून सिटी में शिफ्ट हुआ है। दरअसल ये वही जेड है जिसे कि हमने साल 2036 की बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर देखा था और इस वायरस की शुरुआत उसी के 2022 के समय से जुड़ी है। अब बिल और जेड अपने पिता से कहती भी हैं कि उन्हें उनके साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, मगर एल्बर्ट के अनुसार उसकी रिसर्च उसके लिए बहुत जरूरी है। वही वो अनजान कारणों से हर 15 दिन में अपनी दोनों ही बेटियों का ब्लड सैंपल लेता रहता है और फिर अकेले में उस पर रिसर्च कर उसे खुद में ही इंजेक्ट कर लेता। अब एल्बर्ट ये सब क्यों कर रहा है हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले दिन से दोनों ही बहनें यही रकून सिटी में बने हुए स्कूल में जाने लगती हैं, मगर चूंकि वे यहाँ नई थी तो शुरू वाले दिन ही बिल्ली की एक लड़की से लड़ाई भी हो जाती है, जिस पर जेड अपनी बहन को समझाती भी है। मगर अब तक तो उनकी फाइट ऑनलाइन वायरल हो चुकी थी, तो वे फैसला करती हैं कि वे इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेंगी। वही दूसरी ओर लैब में एक और वर्कर अब एल्बर्ट को बताता है कि कैसे जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरी वाली लैब में किए थे वे बुरी तरह से फेल रहे और वहाँ सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स वोलेंट होकर अटैक करने लगे, तो उन्हें उस फैसिलिटी पर ही एक बॉम्ब गिरवाना पड़ा। तो वहीं कंपनी ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उस इंसिडेंट को ही ये कहकर दबा दिया कि वहाँ तो गैस लीक होने से वो धमाका हुआ था, तो यहाँ से एल्बर्ट को नई सिरे से एक्सपेरिमेंट पर काम करना होगा। तो वहीं स्कूल में बिली अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसी लड़की पर मास्क पहनकर वार करती है, मगर प्रिंसिपल को उसके लॉकर से वो मास्क मिल ही जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहती है। वहीं जिस बच्चे को बिली ने मारा भी था उसका पिता भी काफी गुस्से में बिली को स्कूल से निकलवाने की धमकी देने लगता है, मगर सही वक्त पर एल्बर्ट ने आकर सब कुछ संभाल ही लिया था, क्योंकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक ऊंची पोस्ट पर काम करता है। तो उस आदमी ने अब खुद ही एल्बर्ट से माफी मांग ली थी। वही अब स्कूल के बाद बिली घर जाने से पहले अपने पिता को उनकी लैब में मिलने जाती है
और यहाँ वो पहली बार अंदर जाते हुए देख पा रही थी कि यहाँ तो हर और काफी ही अजीब से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो अलग अलग जीवों तक को कैद करके रखा जा रहा था। तो बिली यही सब घर जाकर जेड को भी बताती है और दोनों यहाँ से सोचते हैं कि क्यों ना वे आज रात उसी लैब में जाकर देखें कि वहाँ जीवों के साथ होता क्या है। और अब वे चुपचाप से अपने सोते हुए पिता का सिक्योरिटी कार्ड चुरा लैब में चली जाती हैं। वही सिक्योरिटी कार्ड तो उनके पास था ही, तो वे बिना किसी खास मुश्किल के अपने पिता की लैब तक आ पहुंची थी, जहाँ से वे अलग अलग पकड़े गए एनिमल्स की वीडियो बनाने लगती हैं। तो वहीं जेड अपने पिता का कंप्यूटर खोल रही थी। हालांकि इस पर लॉक लगा हुआ था, मगर उसे पता था कि उसके पिता हर जगह एक ही आईडी पासवर्ड यूज करते हैं और वो भी अब उसे अनलॉक कर उसका डेटा देखने लगती है, जिसमें कि उसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वीडियोस थी। तो दूसरी ओर बिली गलती से एक लॉक्ड दरवाजे को खोल देती है, जिसमें से कि अब एक म्यूटेटेड डॉग बाहर आता है, जो कि कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। और वो अब दोनों ही बच्चों को देख उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि अब लैब में हर और अलार्म बजने लगे थे। वही वो डॉग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जो कि अब लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ दोनों के ही पीछे भागता है। और चूंकि मेन दरवाजा अब तक लॉक हो चुका था, तो वो फाइनली बिली को बाइट कर उसे इधर से उधर घसीटने लगता है। और अपनी बहन को बचाने के लिए जेड फाइनली एक रोड से डॉग पर वार कर उसे मार डालती है और अपनी बहन को देखती है, जो कि अब बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब प्रेजेंट यानी कि साल 2036 में जेड उन्हीं सोल्जर्स के कैंप में उठती है, जिन्होंने उसे उस म्यूटेटेड कैटरपिलर से बचाया था। और अब वो ट्रेस करने लगती है कि वो है कहाँ, कि तभी उसे एक आदमी रिसीव करता है और जेड कहती है कि उसे कैसे भी करके अपने ग्रुप में अपने पति अर्जुन और बेटी के पास वापस जाना है। मगर वो आदमी अब एक फ्लेयर गन से जेड को दिखाने लगता है कि यहाँ से कोई बाहर चलकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस छोटी सी कम्युनिटी की दीवारों को चारों ओर से हजारों जीरोस ने घेर रखा है और यहाँ सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है, जो कि अभी बाहर सप्लाई ढूंढने गया है। तो उसके वापस आने के बाद ही वो यहाँ से निकल पाएगी। अब यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अनाउंस होता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेलीकॉप्टर्स उन्हीं की कम्युनिटी की ओर आ रहे हैं। दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने साल 2022 की अपनी लैब से भागे हुए सभी ही सर्वाइवर्स पर इनाम रखा हुआ था, जिन्हें कि वे जिंदा चाहते हैं। और जेड का नाम उसी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो वो आदमी अब जेड पर गन पॉइंट कर उसे छिपा देता है, ताकि उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को 100 पैसे ले सके। मगर अब अम्ब्रेला सोल्जर्स का लीडर बैक्स्टर नीचे आते ही सबको जान से मारने लगता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वे किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने ना दें। तो वहीं जेड मौका पा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। हालांकि अभी तक अम्ब्रेला सोल्जर्स ने वहाँ आग लगा दी थी और बैक्स्टर खुद ही जेड के सामने आकर कहने लगता है कि उन्हें काफी समय से उसकी तलाश थी और वो उनके बहुत काम आएगी। मगर अब उनसे बचने के लिए जेड सीधा हजारों ज़ॉम्बीज़ के बीच ही कूद जाती है और अब उसे देख सारे ही जीरोस उस पर अटैक करने टूट पड़े थे, जिनसे कि वो बचकर भागती भी है। मगर आखिरकार वो एक शीशे की दीवार में फंसी गई थी। तो ऊपर से बैक्स्टर फिर से कहता है कि जेड यहाँ से कैसे भी नहीं निकल सकती, तो उसे खुद को उन्हें सौंप देना चाहिए। मगर अब तक वहाँ के लोकल्स गाड़ी लेकर वहाँ से निकल रहे थे, तो जेड जल्दी से भागकर एक गाड़ी में चढ़ जाती है। हालांकि उन्हें अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घेर चुके थे और वे गाड़ी में मौजूद लोगों को एक एक कर काटने लगते हैं, जिनके बीच अब जेड किसी तरह से खुद को बचा। अब वो गाड़ी लेकर अकेली ही वहाँ से निकल ही जाती है और पूरी रात ड्राइव करने के बाद वो एक दूसरी कम्युनिटी में पहुंच जाती है, जहाँ से कि वो कुछ देर के लिए अम्ब्रेला सोल्जर से छिप सके। यहाँ वो मेलिंडा नाम की एक औरत के घर जाती है, जिसे कि वो पहले से जानती थी, और मेलिंडा उसे रहने के लिए कमरा दे देती है। यहाँ से जेड अपने पति अर्जुन को फोन कर अब सारी ही डिटेल्स बताती है कि कैसे अम्ब्रेला सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हैं, और अर्जुन उसे आइडिया देता है कि वो यहाँ से नदी के रास्ते एक दूसरी कम्युनिटी ब्रदरहुड में चली जाए, जहाँ की अम्ब्रेला सोल्जर्स नहीं जा सकते। वहीं जेड ये भी पाती है कि दरअसल मेलिंडा का पति बैरी वो भी म्यूटेट हो चुका था, तो मेलिंडा ने उसे बाथरूम में ही बांध दिया। वहीं मेलिंडा उसे ये भी बताती है कि जिस डायरी में यहाँ के स्मगलर्स के कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखे हुए थे, वो डायरी भी बैरी की जेब में ही है। तो अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे बैरी की जेब से वो डायरी निकालनी होगी। और अब जेड खुद को प्रोटेक्ट कर बैरी को पहले बेहोश करती है और फिर उसकी जेबों को चेक कर डायरी निकाल ही लेती है। मगर अब तक बैरी का हाथ टूटने से वो हथकड़ियों से आजाद हो चुका था और वो सीधा भागकर मेलिंडा पर अटैक करता है, मगर वो उसे कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता उसके पहले ही जेड पीछे से उस पर वार कर उसे मार देती है। और जल्दी से डायरी वाले एड्रेस पर जा एक स्मगलर से अपनी ज्वेलरी के बदले में सौदा कर अब वो शिप में यहाँ से निकलने का टिकट ले ही लेती है। जहाँ अंधेरा होने पर वो बाकी के लोगों के साथ यहाँ से शिप के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी ऊपर से फिर से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेलीकॉप्टर आ उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कि अब काफी सारे लोग मारे भी जा रहे थे और वहाँ भगदड़ मच जाती है। वहीं जेड भी बाकी सबके साथ जल्दी से भाग रही थी, जहाँ उसे गन भी पड़ी हुई मिलती है और एक बच्चा दिखाई देता है, तो उसे भी बचाने के लिए वो उसे उठा एक वेयर हाउस में जा छिपती है। वही बाहर अब तक बैक्स्टर के सोल्जर्स ने सभी को मार दिया था, मगर बैक्स्टर कहता है कि उन्हें कैसे भी करके जेड को ढूंढना ही होगा,
क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इस तरह से जेड के पीछे क्यों पड़े हैं, उन्हें उससे चाहिए क्या, हमें जल्द ही पता चलेगा। तो वहीं जेड ने जिस बच्चे को बताया भी था, अब उसके पेरेंट्स भी उसी वेयर हाउस में आ जाते हैं और वे साथ मिलकर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं साल 2022 में उस म्यूटेटेड डॉग के काटने के बाद छोटी जेड अपनी बहन बिली को वहाँ से लेकर निकल ही रही थी कि तभी वहाँ एल्बर्ट भी आ जाता है और देखता है कि दोनों ने ही उसकी पीठ पीछे यहाँ लैब में आकर ये क्या कर दिया। सो वो जल्दी से बिल्ली के घाव को देखकर उन्हें पीछे वाले दरवाजे से भगाने लगता है, ये कहकर कि वे यहाँ से हॉस्पिटल में ना जाएं और किसी को भी पता ना लगने दे कि वे यहाँ लैब में आई भी थी, क्योंकि अब तक अलार्म बजने की आवाज से लैब के बाकी गार्ड्स वहाँ पहुंच ही रहे थे। तो एल्बर्ट जल्दी से सारे ही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने लगता है ताकि अपनी बेटियों के यहाँ आने के सबूत मिटा सके, और फिर खुद मरे हुए डॉग का खून लगा सिक्योरिटी गार्ड्स और कंपनी की सीईओ एवलिन से वो झूठ बोलता है कि किसी हैकर ने उनकी सिक्योरिटी को हैक कर लिया था, जिससे कि वो डॉग बाहर आ गया और उसी हैकर ने सारे सीसीटीवी फुटेजेस को भी करप्ट कर दिया है। हालांकि यहाँ एवलिन को शक हो चुका था, क्योंकि कोई हैकर बेवजह ही ऐसा क्यों करेगा, मगर वो अभी के लिए कुछ नहीं कहती। तो वहीं एल्बर्ट घर जाकर बिल्ली के घाव देखता है और कहने लगता है कि दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उन्हें पता भी नहीं है कि उस डॉग पर कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो अब से दोनों को इस बारे में बाहर किसी से बात नहीं करनी है और न ही वे हॉस्पिटल जाएंगे, और अब से वो घर पर ही बिल्ली की देखरेख करेगा। तो वहीं जेड ऑनलाइन जाकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सर्च करती है, जहां किसी ने एक स्पेशल वेबसाइट तक बना रखी थी जिसमें किस कंपनी का काला सच था, मगर वो वेबसाइट उसे ब्लॉक मिलती है। मगर अब अगले ही दिन स्कूल के दौरान जेड को पता लगता है कि उनकी क्लास में एक लड़का साइमन वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर सकता है। दरअसल वो बाकी बच्चों के लिए एनीमे को डाउनलोड करने के लिए ब्लॉक्ड वेबसाइट का एक्सेस दिया करता था, और वो जेड को बताता भी है कि पूरा ही इंटरनेट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में है, तो वे जिसे चाहे उस पेज को ब्लॉक कर सकते हैं। और वो अब जेड के रिक्वेस्ट करने पर उसे वो वेबसाइट अनलॉक करके दे ही देता है, जहाँ की जेड देखती है इस वेबसाइट को एक रिपोर्टर ने बनाया था, जिसने की लिखा भी हुआ है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक्सपेरिमेंट के बाद से लोग वायलेंट हो उठते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तो जेड अब उसी साइट पर मेल भेजती है कि उसने भी ऐसा ही कुछ देखा था, जिसके तुरंत बाद उसी साइट के एडमिन एंजल का कॉल आता है और वो बताता है कि कैसे उसने सालों से नोटिस किया है कि ये कंपनी पहले इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करती है और फिर उसे अपनी पहुंच के इस्तेमाल से दबा देती है। इसीलिए ही उसके रिपोर्ट करने के बावजूद कोई भी न्यूज चैनल उसकी खबरों को पब्लिश करने को तैयार नहीं है। तो वो जेड से मिलने आएगा ताकि उसे और सबूत मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर एल्बर्ट हर बार की तरह आज भी अपनी बेटियों का ब्लड खुद में इंजेक्ट कर रहा था, जिसके की बाद वो एवलिन से मिलने जाता है और बताता है कि उनकी कंपनी को ये नई मेडिसिन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मगर एवलिन को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो कहती है कि उनकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वे ऐसे रिस्क तो ले ही सकते हैं। वहीं जब एल्बर्ट इस प्रोजेक्ट को छोड़ने को भी कहता है, तो एवलिन उसे धमकाती है कि कैसे वो अभी तक भी उनकी कंपनी की वजह से ही जिंदा है, जो वे उसकी बेटी के खून को स्टेरिलाइज कर उसे इंजेक्ट करने देते हैं। तो वहीं बिल को चूंकि उस डॉग ने काटा हुआ था, तो अब उसे हेलुसिनेशंस होना शुरू हो चुके थे, उसे हर कुछ मिनट्स बाद दौरे आते। हालांकि एल्बर्ट के देखने पर अब वो घाव अपने आप भर भी चुके थे, तो उन्हें लगता है कि वो ठीक हो रही होगी। तो वहीं आज एवलिन बोर्ड की मीटिंग बुलाती है और एल्बर्ट के साथ अपनी नई मेडिसिन को प्रेजेंट करने लगती है, जिसके के ऊपर वे पिछले कई सालों से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसे उन्होंने टी वायरस नाम दिया, वहीं टी वायरस जो कि भविष्य में तबाही मचाएगा। हालांकि अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं था और एवलिन बताना शुरू करती है कि कैसे इस दवा को किसी में भी इंजेक्ट करने पर वो अपनी लिमिट से कहीं गुना ज्यादा ताकत शो कर सकता है, उसमें कहीं गुना एग्रेशन आ जाता है। वही उनके पास इसका दूसरा वेरिएशन भी है, जिसमें कि वो दिखाती है कि कैसे वे एक बेकाबू डॉग को कुछ लाइट्स दिखा उसे शांत कर सकते हैं। तो वो कहती है कि ये मेडिसिन दुनिया के लिए एक तोहफा साबित होगी और इसे वे एनर्जी डोज के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ हालांकि बोर्ड मेंबर्स पूछते भी हैं कि क्या हो अगर कोई इस दवा को लिमिट से ज्यादा खा ले, मगर एवलिन के अनुसार इसका तो अभी उन्हें भी नहीं पता। तो वहीं दूसरी ओर बिली के हेलुसिनेशंस बढ़ते ही जा रहे थे, मानो उसका दिमाग धीरे धीरे बंद हो रहा हो और वो किसी जानवर में बदल रही हो, जहाँ वो जेड को बताती भी है कि अब उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। वही लाइट्स और साउंड्स उसे चुभ रहे हैं, सो उसके साथ कुछ तो गलत जरूर से है। मगर जेड उसे शांत करती है कि ये सब दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा होगा, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं प्रेजेंट यानी कि साल 2036 में जेड उस फैमिली के साथ स्मगलर्स के पास पहुंच चुकी थी, जहां से वे उन्हें काफी सारे पैसे और वो कार रिश्वत में देते हैं ताकि उनके गाड़ियों में बैठ वे उन्हें ये एरिया पार करवा दे, जिसके बाद सभी रेफ्यूजीज को गाड़ियों में डाल वहां से ले जाया जाने लगता है। तो वहीं उनके निकलते ही
अब बैक्स्टर भी वहीं पहुंच चुका था और वो जेड के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ आई थी। जहाँ शुरू में तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है, मगर बाद में बैक्स्टर जेड की कार को देख समझ ही जाता है कि वो अभी भी यहाँ से निकले हुए काफिले में थी। तो वो अपने सोल्जर्स के साथ उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। तो वहीं जेड वाली गाड़ी तो रास्ते में रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ उन्हें बड़े बड़े म्यूटेटेड क्रीचर्स ने घेर रखा था जो कि साउंड से अट्रैक्ट होते थे। तो सभी चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि वे उन पर अटैक ना करें। मगर अब डेक्स्टर के वहाँ आते ही उनकी आवाजों से वे क्रीचर्स भी पर अटैक कर ही देते हैं और सोल्जर्स गोलियों और फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल कर उन्हें मारने लगते हैं। मगर उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही थी, तो रेफ्यूजीज अब वैन से निकल भागना शुरू कर चुके थे। जहाँ जेड भी देखती है कि वे क्रीचर्स आसपास के सारे ही सोल्जर्स को एक एक कर मार रहे हैं। तो वो उस फैमिली और कुछ और लोगों के साथ टनल में घुसकर उस एरिया को पार करने लगती है, जबकि बाहर डेक्स्टर और उसके सोल्जर्स क्रीचर्स से लड़ रहे थे। वहीं अंदर काफी दूर चलने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो छोटा बच्चा भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वे इससे आगे कुछ भी समझ पाते उसके पहले एक और आदमी उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि वहाँ एक म्यूटेटेड स्पाइडर आ चुका था और वो स्पाइडर अब एक एक कर उन सबको जान से मारने लगता है, जिसमें कि आखिर में सिर्फ जेड ही जिंदा बची थी और वो गुफा से बाहर निकल फाइनली उस दूसरी कम्युनिटी के एरिया में पहुंच ही जाती है। मगर यहाँ तो डेक्स्टर पहले से अपने सोल्जर्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था और चूंकि वे सभी ब्रदरहुड कम्युनिटी के एरिया में थे तो वे अब डेक्स्टर और उसके साथियों के साथ अब जेड को भी पकड़ ही लेते हैं। वहीं साल 2022 में वही रिपोर्टर एंजल जेड से मिलने रकून सिटी में पहुंच चुका था और जब उसे बिली के बारे में पता लगता है कि उसे म्यूटेटेड डॉग ने काट लिया है तो वो उन्हें सतर्क करना है कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान इस कंपनी के टेस्ट सब्जेक्ट्स वायलेंट हो गए थे, जिसकी की खबर उन्होंने दबा ली ताकि हम लोगों को पता ना लगे। मगर अब आगे जो एंजल उन्हें बताने वाला था वो तो और भी अजीब था और वो कहता है कि उसने उनके बारे में सारे ही रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, जिनके अनुसार उन दोनों का ही पिता एल्बर्ट तो साल 2009 में ही मर चुका है और अगर वो साल 2009 में ही मारा गया तो फिर ये एल्बर्ट है कौन। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी इन दोनों ही बहन का कोई नाम नहीं है और न ही ये रिकॉर्ड है कि वे पैदा कब और कैसे हुई थी, जिसे कि सुनकर तो अब दोनों ही डर जाती हैं और वहां से भागकर घर आने लगती हैं। तो वहीं पीछे उस रिपोर्टर को अम्ब्रेला के गार्ड्स पकड़कर एवलिन के पास ले जाते हैं, जहां की वो एवलिन से कहता भी है कि वो सबके सामने उनकी कंपनी का भांडा फोड़ कर ही रहेगा जो वे इंसानों और जानवरों पर इतने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो वही प्रेजेंट में जेड, बैक्स्टर और उसके साथियों को ब्रदरहुड कम्युनिटी के लोग अपने अड्डे पर पकड़कर ले जा रहे थे, जहाँ की डेक्स्टर कहता है कि उसके हाथ में ट्रैकर लगा हुआ है, तो अम्ब्रेला फोर्सेस उसे ट्रैक कर यहाँ पहुंच ही जाएंगी और उन्हें निकाल लेंगी। यहाँ वे उनके केज में जाते हैं जहाँ की बहुत सारे म्यूटेटेड इंसानों को बंधक बनाकर रखा गया था। वही उन्हें यहाँ के लीडर के सामने पेश किया जाता है और वो कहता है कि टी वायरस का फैलना सबसे अच्छी घटना थी, क्योंकि अब उस जैसे लोग ही दुनिया में सर्वाइव करेंगे। तो वो सभी को जेल में डलवा देता है और वे देखते हैं कि कैसे ये लोग उन म्यूटेटेड हो चुके जीरोस को बांध कर रख रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, जिससे कि हर और पावर जनरेट हो सके। वहीं कुछ देर बाद डेक्स्टर के एक साथी को जेल से निकाला जाता है और उसके मांस को काटकर जीरोस को खाने के रूप में फेंक दिया जाता है, जहां सभी उसे खाने लगते हैं, जिनमें से एक इन जीरोस की लीडर मदर जीरो भी थी और उसके इशारे पर अब खाने के बाद सभी फिर से काम पर लग जाते हैं और जेड को उसे देखकर रियलाइज होता है कि असल में ये जीरोस इवॉल्व हो ही गए और वो मदर जीरो इन सबको कंट्रोल कर रही है। तो अगर वो किसी तरह से उस मदर जीरो को पकड़ उस पर रिसर्च करे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे तो उन्हें कुछ काम का मिल ही जाएगा, जिससे कि वे बाकी जीरोस को कंट्रोल कर सके। और जेड इससे खुश होती है क्योंकि वो इसी के लिए तो भटकती फिर रही थी कि तभी डेक्स्टर जेडा से कहता है कि क्यों ना वे साथ मिलकर यहाँ से निकले और फिर वो आगे रिपोर्ट कर देगा कि जेड मारी जा चुकी है। और जेड की हाँ कहने पर अब दोनों जेल को तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मार अब वे डेक्स्टर के साथियों को छुड़ाते हैं और साथ मिल गार्ड से लड़ने लगते हैं। हालांकि अभी भी वे यहाँ बंद ही थे, तो डेक्स्टर बिना देखे सारे ही लीवर्स को खींचने लगता है ताकि दरवाजे खुल ही जाए और वे यहाँ से निकल सके। मगर अब उसने गलती से म्यूटेटेड जीरोस का भी दरवाजा खोल ही दिया था, जिससे कि अब वे जीरोस भी उन पर अटैक कर देते हैं और वे जीरोस और गार्ड्स दोनों से हिलड़ वहाँ से निकलने लगते हैं। तो वहीं जेडा को अपना मिशन पूरा करना था और वो मौका पा अब पूरी टीम से अलग होकर मदर जीरो के पास जाती है और उसके सिर को काट देती है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर उस पर रिसर्च कर सके। और वो अब उसके सिर के साथ वहाँ से निकलने लगती है, जहाँ की डेक्स्टर लगातार जीरोस को मारते जा रहा था। मगर निकलने से जस्ट पहले अब डेक्स्टर भी वहीं मारा जाता है और बाकी के जीरोस उसे खाने लगते हैं। तो वहीं जब जेड ऊपर निकली ही थी कि वो देखती
देखती है कि अब तक अम्ब्रेला के बाकी के सोल्जर्स वहाँ पहुँच चुके हैं और अब एक सोल्जर जेडा को पकड़ अपना मास्क हटाता है और जेडा ये देख हैरान रह गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन बिली ही है, यानी कि ये सब कुछ करवाने के पीछे बिली ही थी। वही साल 2022 में एवलिन ने उस रिपोर्टर एंजल को भी पकड़ रखा था और वे उसे काफी मारते भी हैं ताकि वो बाहर रिपोर्ट ना कर सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इतने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जहाँ कुछ देर बाद एवलिन के पास साइमन का फोन भी आता है और ये रिवील होता है कि साइमन असल में एवलिन का ही बेटा है। तो वहीं घर पर दोनों ही बहनें डरी हुई थी जब से उन्हें उस रिपोर्टर एंजल ने बताया था कि उन दोनों का ही बाहर कोई रिकॉर्ड नहीं है और उनका पिता एल्बर्ट साल 2009 में ही मर चुका था। तो दोनों ही बहनें अब अपने और अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती हैं और सरप्राइजिंगली अब उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट सच में ही नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्हें एक छुपाया गया लैपटॉप भी मिलता है मगर ये लॉक्ड था। तो दोनों फिर से साइमन को फोन कर अब उस लैपटॉप को ही अनलॉक करवाने लगती हैं और उन्हें पता लगता है कि दरअसल जिस घर में वे अभी तक रह रहे हैं उसमें एक सीक्रेट लैब है जहाँ की शायद से दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स मिल सकते थे। और अब घर में ही ढूंढने पर उन्हें वो कंपार्टमेंट मिल ही जाता है जहाँ की एक बैग भरकर पैसे रखे हुए थे। इतना ही नहीं इसमें उन दोनों के पासपोर्ट भी थे मगर अजीब कारणों से उनमें उन दोनों का नाम अलग था। जहाँ दोनों ही हैरान थे कि उनके पिता उनसे क्या क्या छिपाया हुआ है और वे अब साइमन की मदद से उसी हिडन लैब को ढूंढने लगती है और फाइनली उन्हें वो मिल भी जाती है जहाँ की उनके सारे ही ब्लड सैंपल्स भी रखे हुए थे जो कि उनका पिता एल्बर्ट अब तक उनसे लेता रहा था। वही वहाँ उन्हें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की टेप्स भी दिखती हैं जिन्हें चलाने पर वे देख पाती है कि उनका पिता एल्बर्ट किसी म्यूटेटेड इंसान को इंजेक्शंस दे रहा है। वही एक वीडियो में एल्बर्ट खुद कह भी रहा था कि अगर बिली बेकाबू हो जाए तो वो बिली को लैब वाली कुर्सी से बांध देगा। और यहाँ से तो दोनों ही समझ चुकी थी कि उनका पिता वो नहीं है जो कि वो उन्हें दिखाता है और वो तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है। तो अब वे यहाँ से भागने का सोचती हैं मगर अब जब वे अपने ब्लड सैंपल्स को निकाल ही रही थी कि लैब में अलार्म बजने लगते हैं और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी फीचर के कारण अब पूरी ही लैब में आग लग जाती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। तो वहीं लैब का दरवाजा भी लॉक था। तो दोनों बहनें एक टेबल के ऊपर चढ़कर खुद को जलने से बचाती हैं और जब आग बुझ चुकी थी तो एल्बर्ट लैब में आता है जिसे कि देख दोनों ही बहनें अब गुस्से में उससे सारी ही सच्चाई पूछने लगती है कि वे हैं कौन और वो उनसे क्या क्या छिपा रहा है। अब शुरू में एल्बर्ट उन्हें टालने की कोशिश भी करता है तो वे उस पर अटैक कर उसे एक चेयर से बांध ही देती है और एल्बर्ट अब उन्हें सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल वे दोनों कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि उन्हें तो खुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक लैब में बनाया गया था जहाँ बिली के जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया गया ताकि वो आम इंसानों से ज्यादा परफॉर्म कर सके और इसलिए ही एल्बर्ट को उसका पिता बनाकर उसकी देखरेख करने का काम सौंपा गया। और इसलिए ही उस दिन जब उस म्यूटेटेड डॉग ने बिली को काट लिया था तो एल्बर्ट काफी डर गया क्योंकि अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता चला कि एल्बर्ट की लापरवाही से उनकी लैब एक्सपेरिमेंट बिली में वो टी वायरस चला गया तो वे उसे मार डालते। और वहीं टी वायरस बिली को बदलने की कोशिश भी कर रहा है मगर बिली की बॉडी उसे अभी तक भी रोक रही है। अब ये जान की दोनों ही बहनें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही हैं और कुछ नहीं। अब वे से काफी दुखी होती हैं और एल्बर्ट आगे कहता है कि क्या उस रिपोर्टर को पता है कि बिली को काटा गया था, जिस पर कि वे हाँ कहती है और एल्बर्ट इसे डर जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा वरना अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता लगा कि उनकी लैब एक्सपेरिमेंट कंटेमिनेट हो चुकी है तो वे बिली को जान से मार देंगे। जिसके बाद दोनों को ही एल्बर्ट पर भरोसा भी हो जाता है क्योंकि बेशक से वो उनका असली पिता ना हो मगर उसी ने उन्हें पाला था और वे जानती थी कि एल्बर्ट कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा। वही सुबह होते ही एल्बर्ट रिपोर्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने बिली के बारे में एवलिन को सब बता दिया और अब उसके मना करने पर कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो एल्बर्ट अब उसे जहर का इंजेक्शन दे ही देता है ताकि वो इसके बारे में किसी को बता ना पाए। और कुछ ही देर बाद अब उस रिपोर्टर की भी मौत हो ही गई थी। तो वहीं एवलिन को पता लगते ही वो समझ जाती है कि उसे एल्बर्ट ने ही मारा होगा और वो अब उसे ही पकड़ लेती है और कहती है कि वो उनसे कुछ तो जरूर छिपा रहा है। वहीं एल्बर्ट को जिस रूम में बंद किया गया था अब वो वहाँ देखता है कि वहाँ उसके अलावा एक और उसी की जैसा वर्जन उसे देख रहा है बस उसकी बियर्ड सूखी हुई थी। तो वहीं साल 2036 में अब बिली जेड को पकड़ कर ले आई थी और अब वो जेड को बताने लगती है कि वो दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही मालकिन एवलिन के लिए काम करती है ताकि एवलिन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। वहीं वो आगे कहती है कि उसे पिछले 10 सालों से ना चाहते हुए भी एवलिन के लिए काम करना पड़ा क्योंकि उसी ने लैब में उसे पकड़ लिया था मगर अब वो जेड को एवलिन के हाथों में नहीं जाने देगी और ये कहकर अब वो जेड के हाथों से ट्रैकर निकाल लेती है
जिसकी मदद से अब तक अम्ब्रेला सोल्जर्स उसे ट्रैक कर पा रहे थे। तो जेड जल्दी से वही मदर जीरो वाला सिर ले अब वहाँ से निकल जाती है ताकि इस पर रिसर्च कर सके, और यहाँ से वो फाइनली अपनी रिसर्च वाली शिप पर पहुंच ही जाती है, जहाँ की वो काफी टाइम बाद अपने पति अर्जुन से मिल रही थी, जो कि उसे बताता भी है कि उन्होंने हाल ही में नोटिस किया है कि अब तो ये जीरोस पानी में भी जी पा रहे हैं। तो अब जेड शिप पर मौजूद एक और वैज्ञानिक अमृता के साथ उस कटे हुए सिर पर रिसर्च करना शुरू करती है कि कैसे वो बाकी जीरोस को कंट्रोल कर पा रही थी, और वे समय के साथ साथ पाने भी लगते हैं कि इस लेडी में अजीब कारणों से दो अलग अलग तरह के एंजाइम्स बन रहे थे, और उन्हीं को स्मेल कर बाकी के जीरोस उसकी बात मान रहे थे। तो अब वे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर उन एंजाइम्स को दो हिस्सों में बांटने लगते हैं, एक हिस्सा जो कि जीरोस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वहीं दूसरा हिस्सा जो कि जीरोस को दूर रखेगा। मगर उन्हें इसकी टेस्टिंग के लिए किसी जीरो की जरूरत थी। तो रात को ही जेड एक छोटी सी बोट लेकर पानी से एक जीरो को निकालती है और उसे बिना जान से मारे बेहोश कर वापस से शिप पर ले आती है। लेकिन अब जब उसने उसे टेस्टिंग के लिए बांधा ही था कि तभी जेड की बेटी उससे मिलने आती है, और वो जीरो को देख डर भी गई थी। तो जेड उसे समझाने लगती है कि कैसे वो इसे टेस्टिंग के लिए लाई है, और अगर उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो फिर उन्हें कभी जीरो से डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वो पहले उस बनाई गई सोल्यूशन को खुद पर स्प्रे करती है और फिर जानबूझकर अपनी उंगली को काट खून निकालती है और उस जीरो के पास जाने लगती है, जहां जैसा कि उसने गैस किया था उस सॉल्यूशन के कारण अब खून लगा होने के बावजूद वो जीरो जेड पर हमला नहीं करती। मगर अब जब उसकी बेटी करीब आती है तो चूंकि उसने वो सॉल्यूशन नहीं लगाया था, अब वो जीरोस पर टूट पड़ती है। तो वहीं उसकी टेप्स भी कमजोर थी और वो सीधा जेड की बेटी के पीछे भागने लगती है कि अब बीच में अमृता के आने से वो उसे ही काट लेती है, और अमृता वहीं मारी गई थी। तो तभी बाहर से बाकी लोग आकर उस जीरो को मार देते हैं। वहीं जेड सबसे माफी भी मांगती है क्योंकि उसी की गलती से अमृता मारी गई और उसने उस जीरो को अच्छे से नहीं बांधा था। वही अमृता का पति भी इससे और गुस्से में था, मगर अर्जुन उसे आकर शांत करता है कि तभी वे देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, और यहाँ से साल 2005 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ की अम्ब्रेला कंपनी की एक लैब में 3 एल्बर्ट काम कर रहे थे। और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल ये तीनों ही एल्बर्ट असली नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रियल एल्बर्ट के क्लोन्स हैं, जो कि उसने अपने काम जल्दी करने के लिए बनाए थे। दरअसल वो चोरी से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के उपकरणों का इस्तेमाल कर अपने ज्यादा से ज्यादा क्लोन्स बनाते जा रहा था। तो एक दिन अम्ब्रेला सोल्जर्स ने उन पर रेड की और रियल एल्बर्ट उनके पास अपने क्लोन्स को सबूत के रूप में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भागने से पहले जल्दी में अपने तीनों ही क्लोन्स को मारने लगा। मगर उससे पहले ही बाकी सोल्जर्स वहां पहुंच गए और रियल एल्बर्ट सिर्फ एक ही क्लोन को मार बाकी 2 को वहीं छोड़ भाग गया। वहीं बाकी 2 क्लोन्स को एवलिन ने अरेस्ट कर लिया और अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया, वरना थे तो वे क्लोन्स ही और न ही उनका कोई रिकॉर्ड था, तो वो उन्हें काफी आसानी से मार सकती थी। और इसलिए ही वो रिपोर्टर जेड और बिली को बता भी रहा था कि सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से एल्बर्ट साल 2009 में मारा गया, क्योंकि तब रियल एल्बर्ट मारा गया था। वहीं अब साल 2022 में दोनों ही क्लोन से एक दूसरे से पूरे 17 साल बाद मिल रहे थे, जहां दूसरा क्लोन खुद को बर्ट कहता है, जिसने अभी तक भी एवलिन के लिए काम करने की हामी नहीं भरी थी, और इसलिए ही वो अब तक यहाँ बंद रहा था। और दूसरे एल्बर्ट को एवलिन ने अपनी लैब प्रोजेक्ट बिली और जेड की देखभाल के लिए रख लिया, मगर उसे खुद को चार्ज रखने के लिए बिली और जेड के ब्लड की जरूरत होती थी, क्योंकि वो क्लोन था और वे दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। इसलिए ही वो कहानी के शुरू से उनका ब्लड खुद में इंजेक्ट करता रहा, मगर उन्हें पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटियां ही मानने लगा। और इसलिए उसने एवलिन को ये नहीं पता लगने दिया कि बिली को उस म्यूटेटेड डॉग ने काट लिया है, वरना वो बिली को जान से मार देती। और बिली को बचाने के लिए ही उसने उस रिपोर्टर को भी मारा और खुद पकड़ा गया। वहीं अब दोनों क्लोन्स आपस में बात करते हैं और एल्बर्ट बताता है कि कैसे बिली और जेड को पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटी ही मानने लगा है। और बर्ट भी अब ये सुन कहता है फिर तो वो भी उनसे जरूर से मिलना चाहेगा, और वे फील कर रहे थे कि वे भी आम इंसानों जैसे ही हैं, उनमें भी इमोशंस हैं। अब एवलिन एल्बर्ट को बाहर बुला पूछने लगती है कि उसने उस रिपोर्टर को जहर देकर क्यों मारा, और अब वो उसे तड़पाकर उसे पूछताछ करने लगती है। तो वहीं अब तक दूसरे क्लोन बर्ट को भी बिली और जेड से मिलना था, जिसके बारे में उसे एल्बर्ट ने बताया था। तो वो पहले शेव कर वहाँ मौजूद सारे ही गार्ड्स को एक एक कर मार डालता है और बिल्कुल एल्बर्ट की तरह बाहर निकल ही जाता है, जहाँ से वो फाइनली स्कूल जा पहली बार बिली और जेड को देख पा रहा था। तो अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। हालांकि उसकी ड्राइविंग और बातों के तरीके से दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि उनके पिता एल्बर्ट को हुआ क्या है। तो वहीं बर्ट तो खुश था कि कोई उसे पापा कहता है, जहाँ दूसरी ओर एवलिन घर जाकर अपनी पार्टनर की ड्रिंक में वही टी वायर्स वाली दवा मिलाने लगती है, जिसे कि साइमन ने भी नोटिस किया था, और वो चुपके से उन्हीं दवाइयों को चुरा लेता है
ताकि ये देख सके कि ये है क्या। वही एवलिन उसके पास उससे कहती भी है कि चूंकि जेड उसकी स्कूल फ्रेंड है तो उनका पता लगाए कि वे दोनों बहनें हैं कहाँ, क्योंकि उनकी लैब से बर्ट भागा हुआ था। और साइमन इसी की खबर जेड को भेज भी देता है, जहाँ तक वे बर्ट के बिहेवियर से समझ भी गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और वे वहाँ से भागने लगती है। वहीं अब तक तो वहाँ अम्ब्रेला के गार्ड्स भी आ गए थे और वे पहले बर्ट को पकड़ते हैं और फिर दोनों ही बहनों को एवलिन के पास ले आते हैं, जहाँ की एवलिन अब उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है कि कैसे बर्ट और एल्बर्ट दोनों असली वाले एल्बर्ट के क्लोन्स हैं और अभी उनके पिता क्लोन एल्बर्ट को बिली का ब्लड चाहिए वरना वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जहाँ वो आगे बताती है कि उन्होंने जेड और बिली को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि वे उनके ब्लड को अपने काम में इस्तेमाल कर सके। अब एवलिन वो इंजेक्शन एल्बर्ट को दे ही देती है जिससे कि वो फिर से ठीक हो गया था। तो वहीं साल 2036 में अम्ब्रेला सोल्जर्स जेड के शिप तक आ गए थे। तो जेड मदर जीरो के सिर को चेक करने पर उसमें एक ट्रैकर पाती है, यानी कि इसी की वजह से वे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ पाए। और इसका मतलब था कि पहले जेड को अम्ब्रेला के अड्डे से भागने का एक ट्रैप था ताकि वे उनके शिप तक पहुंच सके और सभी को पकड़ सके। तो अब शिप का कैप्टन किनारे पर जाकर एवलिन से मिलता है, जहां वो कहती है कि उसे जेड की पूरी ही फैमिली और उनकी पूरी रिसर्च चाहिए वरना वो शिप के साथ साथ उन सभी को जान से मार देगी। तो वहीं शिप पर जेड अपनी बेटी को शिप से भगाने लगती है ताकि एवलिन उसे ना पकड़ ले और वो खुद एवलिन की शर्त पर उसके पास रिसर्च के साथ चली जाती है। मगर यहाँ तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था और रिवील होता है कि दरअसल एवलिन तो खुद अपने बस में नहीं थी और उसे भी बिली ही कंट्रोल कर रही है, वो भी उसी मेडिसिन के इस्तेमाल से जो कि 2022 में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बना रही थी और साल 2026 से बिली ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड है और वहीं शुरू से सब कुछ कंट्रोल करती आ रही थी। तो जेड पूछती है कि फिर वो उसे क्यों पकड़ना चाहती थी और जब उसने उसे पकड़ ही लिया था तो फिर जाने क्यों दिया। और यहाँ से बिली अब जेड को सब कुछ बताना शुरू करती है, जहाँ जब उसे म्यूटेटेड डॉग ने बचपन में काटा था तभी से टी वायरस उसकी बॉडी में चला गया और उसे जीरोज में ट्रांसफॉर्म करने लगा। और तभी उसे आइडिया भी आया कि जैसे कि उनके पिता जेड के ब्लड के इस्तेमाल से खुद को ठीक कर लेते थे तो वो भी जेड के ब्लड से खुद को ठीक कर सकती है, क्योंकि जेड को लैब के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया गया था। वहीं जब उसे उसने पकड़ा था तो उसे पता चला कि जेड की कोई बेटी भी है, तो उसने जानबूझकर उसे जाने दिया और उस मदर जीरो के सिर में ट्रैकर लगा दिया ताकि वो जेड को उसकी बेटी के साथ पकड़ सके। वहीं उसकी बेटी के अंदर भी जेड का ही ब्लड होगा और वे दोनों ही उसके काम आएंगे। और यहाँ से तो जेड समझ भी चुकी थी कि ये लोग उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी जीवन भर के लिए गुलाम बनाकर रखने वाले हैं। तो वो अब उनसे बचने के लिए जानबूझकर अपने साथ लाया हुआ सोल्यूशन बिखेर देती है जो कि जीरोज को अपनी ओर आकर्षित करता था। और अब जैसा कि होना ही था, हजारों की संख्या में जीरोज इकट्ठा होकर बिली के अड्डे पर अटैक कर ही देते हैं। वहीं सोल्जर्स के पास इतनी गोलियां भी नहीं थी कि वे इतने सारे जीरोज से भिड़ सके। जहाँ दूर खड़े शिप से बाकी लोग यही देख लेते हैं और अपने शिप को दूर ले जाने लगते हैं। वहीं उन्होंने अपने शिप से सेफ्टी के लिए एक म्यूटेटेड हो चुके क्रोकोडाइल को भी बांधा हुआ था ताकि अगर कोई उन पर अटैक करे तो वे इसे उस पर छोड़ दें। वहीं साल 2022 में एवलिन एल्बर्ट से कहती है कि अब से उसे और उसकी बेटियों बिली और जेड को यही लैब में रहकर काम करना होगा। तो एक गार्ड दोनों ही बहनों को उनके घर सामान लेने जाता है, मगर वे लैब नहीं जाना चाहती थी। तो जेड उस गार्ड का ध्यान भटकाती है तो बिली उस पैसों वाले बैग को लेने जाती है जिसमें कि उनके फेक पासपोर्ट भी थे। वहीं उसे लगातार दौरे भी बढ़ते जा रहे थे, मगर इसके बावजूद वे किसी तरह से बैग को लेकर भागने लगती है। हालांकि वो गार्ड उन्हें भागते हुए देख ही लेता है। वहीं अब तक बिली भी बेकाबू होने लगी थी और वो जानवर की तरह उस गार्ड पर टूट पड़ती है और जेडा को अकेले ही भागने को कहती है। जहाँ बाकी गार्ड्स के आने से पहले जेड तो वहाँ से भाग गई थी। तो वहीं बिली को पकड़कर एवलिन के पास लैब में ले जाया जाता है, जहाँ की एवलिन कहती है कि उसे पता है उसे डॉग ने काटा था इसलिए ही वो वायलेंट हो रही है। तो वो बाहर भागकर जाएगी कहाँ और उसे अपने इलाज के लिए उन्हीं के पास आना पड़ेगा। वहीं जेड भागकर अपने दोस्त साइमन के पास जाती है और बताती है कि उसकी माँ एवलिन ने बिली को भी पकड़ लिया है, जहाँ की साइमन भी उसे बताता है कि एवलिन ने उसकी दूसरी माँ को वही दवा दी थी जिससे कि अब उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। तो वो अब जेड की मदद कर लैब में घुसने का फैसला करता है ताकि वे बिली को वहाँ से निकाल सके और वो लैब के सिक्योरिटी लॉक को हैक करने लगता है। तो वहीं लैब के अंदर तक बिली काबू के बाहर हो चुकी थी और वो डॉक्टर और एवलिन पर वार कर बाहर भागने लगती है कि अब उसे फिर से वही हेलुसिनेशंस आने लगे थे। मगर तभी बर्ट आकर उसे संभालता है और वे दोनों ही क्लोन्स और जेड और साइमन सभी इकट्ठा होकर बाहर भागने का तय करते हैं और निकलने लगते हैं। मगर अब फिर से बिली को दौर आता है और वो जेड पर अटैक कर साइमन को काट ही लेती है, यानी कि अब साइमन के अंदर भी टी वायरस चला गया था। जहाँ तक एवलिन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है
और जब उसे पता लगता है कि उसके बेटे साइमन को भी बिली ने काट लिया है तो वो बिना कुछ सोचे अब खुद ही उसके सिर में गोली मार उसे जान से मार देती है, जिसके बाद दोनों ही क्लोन्स गार्ड्स पर अटैक करने लगते हैं ताकि दोनों बच्चे निकल सके और गार्ड्स को मार वे दोनों को लेकर एक लैब में छिप जाते हैं। मगर यहाँ भी वे सेफ नहीं थे, सो वे लैब में केमिकल्स का इस्तेमाल कर उसे ब्लास्ट करने का सोचते हैं और एल्बर्ट कहता है कि वो अम्ब्रेला गार्ड्स को यहीं रोक कर रखेगा तब तक दोनों बहनें बर्ट के साथ यहाँ से निकल जाए। सो दोनों अब बर्ट के साथ वहाँ से निकल गई थी तो वही लैब में आते ही एवलिन एल्बर्ट को गोलियां मारती है, जो उसकी वजह से उसे अपने बेटे साइमन को मारना पड़ा। मगर अब प्लान के अनुसार एल्बर्ट मरने से पहले लैब में ब्लास्ट कर ही देता है और इसे पूरी ही फैसिलिटी अब बड़े धमाकों में उड़ चुकी थी। वहीं बर्ट बच्चों को लेकर रकून सिटी से बाहर चला जाता है। वहीं अब साल 2036 में सोल्जर्स इतने सारे जीरोस को रोक नहीं पा रहे थे तो बिली जेड को मारने लगती है कि ये उसने कैसे किया और वो उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने सोल्जर्स द्वारा दूसरे अड्डे पर ले जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन अब कुछ दूर जाते ही जेड खुद को उन सोल्जर्स से छुड़ा भागने लगती है। तो वहीं अब तक बिली ने अपने ड्रोन्स मंगा लिए थे और वो अब ऊपर से ही अटैक कर सारे ही जीरोस को मारने लगती है। वहीं जेड ने खुद को वहीं सोल्यूशन लगा रखा था जिसकी स्मेल से अब कोई भी जीरोस के करीब नहीं आता और वो आसानी से उनके बीच से निकलते हुए किनारे पर आ जाती है, जहाँ की अर्जुन एक रस्सी फेंक उसे वापस से शिप पर ले आता है और वे प्लान बनाते हैं कि वे उसी म्यूटेटेड क्रोकोडाइल को यहीं किनारे पर छोड़ देंगे और खुद निकल जाएंगे ताकि अम्ब्रेला सोल्जर्स इसी में उलझे रहें। वहीं किनारे पर अब तक बिली के ड्रोन्स ने सारे ही जीरोस को मार गिराया था, हालांकि इसमें उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। वहीं अब तक शिप वाला क्रोकोडाइल वहां पहुंच चुका था और वो बिली के पीछे भागने लगता है, जबकि दूसरी ओर शिप पर जेड देखती है कि यहाँ उसकी बेटी तो है ही नहीं और उसे याद आता है कि उसी ने उसे किनारे पर जाने को कहा था, यानी कि उसे वापिस से किनारे पर जाना होगा। वहीं अब तक वो क्रोकोडाइल कई सारे सोल्जर्स को मार चुका था और ड्रोन्स को भी नष्ट करने लगता है। सो बिली अब एक बॉम्ब को उसके मुंह में फेंक देती है जिसके धमाके से वो क्रोकोडाइल फाइनली पानी में गिर ही जाता है। तो वहीं अर्जुन और जेड अपनी बेटी को ढूंढने वापिस आ रहे थे कि पानी में वही क्रोकोडाइल उन पर भी अटैक कर देता है जिसमें कि अर्जुन का एक पैर टूट गया था। तो बिली अकेली ही अपनी बेटी को ढूंढने आगे जाती है और उसे वो फाइनली छिपी हुई मिल भी गई थी कि तभी सामने से बिली अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें पकड़ने आती है, ये कहते हुए कि वो उन्हें कहीं भी जाने नहीं देगी। सो अब जेड अपनी बेटी के लिए उसे ऑफर भी देती है कि वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले चले मगर उसकी बेटी को छोड़ दें। लेकिन अब बिली तो उल्टा जेड को ही शूट कर देती है और उसकी बेटी को साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो आसानी से उसका ब्लड ले पाएगी। और इसी डार्क एंडिंग के साथ अब ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।